आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। BHU इन्फोपीडिया पे आप सभी का स्वागत है। तो फ़िलहाल अभी आज 6 तारीख हो चुकी है, लेकिन अभी तक हमें जो है ना तो एप्लीकेशन स्टार्ट हुई है और ना ही प्रॉपर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके ब्रोशर और बुलेटिन्स प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो कोई बात नहीं। अभी कुछ आर्टिकल्स भी आपको न्यूज़ में देखने को मिले होंगे DU से रिलेटेड। वो गलत नहीं है, सही है, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसकी जो भी एडमिशन काउंसिल है, उनकी एडमिनिस्ट्रेटर्स है जो भी DU के, उन्होंने जो भी मतलब डिसीजंस लिए हैं वही सभी वहाँ पे चीज़ें मेंशन थी कि किस तरह का आपको पैटर्न रहेगा। तो अभी पजल मत होइए, बुलेटिन आने दीजिए। आज में तो आ ही जाना चाहिए क्योंकि आज तो एप्लीकेशन भी स्टार्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आप प्रिपरेशन करती रहिए अपनी। और DU के लिए अगर बात करें, अगर 12th वाली स्ट्रीम का उसमें मेंशन किया गया था ऐसा कुछ, तो जो भी आपको क्या डोमेन चूज़ करनी है वगैरह वो सभी चीज़ें बुलेटिन आने पर ही क्लियर होगी। ठीक है, तो आपको बस यूनिवर्सिटीज़ के जो वेबसाइट्स हैं, जो भी आप यूनिवर्सिटी मतलब कर रहे हैं, एडमायर कर रहे हैं, उसको जाना चाहते हैं, जो BHU DU जो भी आपकी। और इसके अलावा NTA की जो वेबसाइट्स हैं वो भी आप विजिट करती रहिए, क्योंकि NTA की वेबसाइट्स के ऊपर ही जो है आपको और अपडेट्स और जो नोटिस है वो देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो सुबह टेलीग्राम पर लिंक भेज दी थी आपको, तो वहाँ से आप उसको जो है चेक करते रहिए। कोई भी अपडेट होगा आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो आज हम हमारा वोकैबलरी जो सेशन है, वोकैब का सेशन है इंग्लिश के लिए, जनरल टेस्ट के अंदर भी और उसके अलावा जो स्पेसिफिक लैंग्वेज टेस्ट होगा सेक्शन 1 के अंदर, उसके लिए। ठीक है, इंग्लिश के लिए हमने ये सेशन जो है शुरू किया था। तो आज स्टार्ट करते हैं हम। इसके अंदर वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, ईडियम्स, और इसके अलावा मतलब आप, मैं इस तरह से नहीं कराऊंगा कि अगर ईडियम पढ़ाया है तो ईडियम ही आपको पता लगेगा, उससे और भी चीज़ों में हम उसको अप्लाई करना सीखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं आगे, शुरू करते हैं। देखिए, पहला वर्ड है आज का। वर्ड हम वही लेते हैं जो कि कहने का मतलब अभी हमें हाल फिलहाल में देखने को मिलती है। इससे क्या होता है, हमारी मेमोराइजिंग पावर जो है बढ़ती है। तो देखते हैं आप कितना है पानी में और कितना पानी से बाहर है। पहला वर्ड है आज का, वर्ड मान लीजिए या वन वर्ड सब्सटीट्यूशन मान लीजिए। वर्ड है कन्वॉय। ठीक है, कन्वॉय बोल सकते हैं या जो भी प्रोनाउंसिएशन है। देखिए, कन्वॉय क्या होता है, हिंदी में हम इसे कह सकते हैं कि काफिला, काफिला हो गया। ठीक है, हिंदी में तो कन्वॉय, यहाँ पे मैंने मीनिंग लिखा है कि एक ग्रुप ऑफ व्हीकल्स, वाहनों का एक ग्रुप, ट्रैवलिंग टुगेदर, जो साथ में मतलब ट्रैवल कर रहा हो, जैसा कि यहाँ पे इमेज में मैंने दिखाया आपको। ठीक है, ग्रुप ऑफ व्हीकल्स ट्रैवलिंग टुगेदर। और स्पेशली किस चीज़ के लिए, जब कोई आर्मीज़ के मतलब टैंक्स वगैरह जो भी उनके सैनिक हैं वो एक ग्रुप में जब जाते हैं तो उस चीज़ को कहते हैं कि वाहनों का काफिला जा रहा है, तो इंग्लिश में वो है कॉन्वॉय। ठीक है, और इसके अलावा सिर्फ मिलिट्री के बेस पे नहीं कहेंगे, अगर कोई रैली निकालते हैं, जैसे अभी आपने ये दोनों जो इमेज है ये अभी हाल की है, करंट भी आपका साथ में चलता रहेगा। तो ये जो इमेज देखने को मिली है ये कनाडा की है। कनाडा में भी आपको पता होगा फार्मर्स वाला और ट्रक ड्राइवर्स वाला जो है प्रोटेस्ट चल रहा था कोविड के प्रोटोकॉल के कारण। तो उस चीज़ को भी कन्वॉय कहा गया था कि ट्रक ड्राइवर्स का जो कन्वॉय है वो रैली निकाल रहा है, यानी प्रोटेस्ट कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा ये जो आप इमेज देख रहे हैं ये मिलिट्री कन्वॉय है, जैसा कि रशिया की या यूक्रेन की जो मिलिट्रीज है दूसरे में एंटर करती है, तो उस चीज़ को आपने न्यूज़ में देखा होगा कि रशिया का कन्वॉय देखा जा रहा है। सैटेलाइट से भी साफ साफ दिख रहा था वो किस रास्ते पे जा रहे थे, है ना। तो वो चीज़ होती है कन्वॉय। ठीक है, ए ग्रुप ऑफ व्हीकल ट्रैवलिंग टुगेदर। चलिए आगे। इसके अलावा वर्ड है ओब्सोलीट। देखिए, ओब्सोलीट क्या होता है कि ओब्सोलीट का मीनिंग है कोई ऐसी चीज़ जो कि अब नो मोर इन यूज़, उसको और अपने यूज़ नहीं कर रहे हैं, यानी वो अभी हाल फिलहाल के ट्रेंड से बाहर है। ठीक है, पुरानी हो चुकी है, उसको हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो दैट इज़ नोन एज ओब्सोलीट। जैसे कि आप ये टेलीफोन्स वगैरह जो आप देख रहे हैं इमेज में, या कुछ टाइपराइटर्स वगैरह की जो चीज़ें हैं टाइप करने के लिए, तो ये सभी चीज़ें जो है अब ओब्सोलीट हो चुकी है, यानी इसका बहुत ही कहने का मतलब यूज़ जो है कम हो गया है, यूज़ करना लोगों ने बंद कर दिया, क्योंकि अब हमारे पास डिजिटली बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हो गई है इस वजह से। ठीक है, तो इन चीज़ों को कहा सकता है ओब्सोलीट। और इसके अलावा हमने एक पहले वर्ड किया था इसी वोकैब सेशन के अंदर, आपको याद होगा, वोग लिखा था ना। वोग नाम से एक वो भी आती है, मैगजीन आती है, जिसके अंदर जो भी फैशन से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो इन वोग का मतलब होता है जो कि अभी चलन में है, चीज़ें जो फैशन में है उसको कहते हैं इन वोग। ये एक दूसरे के एंटोनियम हो सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे। तो ऑब्सोलीट वर्ड आप याद रखिएगा, वो चीज़ें जो कि अभी यूज से बाहर है, समथिंग दैट इज़ नो लॉन्गर इन यूज़। इसके अलावा वर्ड है, ईडियम भी कह सकते हैं इसे, ईडियम ही है ये। तो मोर और लेस, किसी सेंटेंस के अंदर अगर कोई व्यक्ति इस वर्ड का यूज़ करता है कि मोर और लेस, तो उसका मतलब है कि मतलब लगभग लगभग जो है उतना ही होगा। अप्रोक्सीमेटली इंग्लिश में हम कहते हैं जो वर्ड होता है उसका ही उसका ही मतलब है मोर और लेस से। मोर और लेस के अलावा हम अप्रोक्सीमेटली को और भी कई चीज़ों से रेफर कर सकते हैं, जैसे हम कहते हैं कि अबाउट इतने रुपए का, लगभग इतने रुपए का कहते हैं, एक कॉफ़ी कॉस्ट अबाउट इतने रुपए। ठीक है, इसके अलावा मोर और लेस हमने जो भी इडियम पढ़ा है इसको भी यूज़ किया जाता है कि कितना का खर्चा लगेगा, मोर और लेस लगभग पूछ रहे हैं, एस्टिमेट, है ना। उसी तरह से ये और भी काफ़ी चीज़ें हैं जिससे इस चीज़ को अप्रोक्सीमेटली को रेफर किया जा सकता है, डिफाइन किया जा सकता है। और ये जो आप साइन देख रहे हैं ये आपने मैथ में देखा ही होगा, जब हम किसी दो संख्याओं को लगभग बराबर होती है तो उसको हम इस प्रकार से लिख देते हैं,
अगर 1.9 है तो हम उसको अप्रोक्सीमेटली लिख देते हैं कि लगभग 2 है, बराबर है 2 की, है ना। तो इस चीज़ से मोर और लेस को हम डिफाइन कर सकते हैं किसी सेंटेंस में। अब आपके जो लैंग्वेज टेस्ट होने वाला है उसके अंदर कॉम्प्रीहेंशन की जो मेन बात की गई है, कॉम्प्रीहेंशन मतलब आपको पैराग्राफ के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, उसके अंदर से ही आपको इडियम, फ्रेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन उठ के मतलब उसी के अंदर से निकल के आपको मिलेगा कि कोई पूरा पैसेज दिया होगा, उसमें कहीं ना कहीं मोर और लेस वर्ड का यूज़ किया होगा, और लास्ट में जो आपको क्वेश्चन दिए होंगे उस पैसेज से रिलेटेड, उसमें पूछ लिया जाएगा कि ये जो मोर और लेस यूज़ किया गया है इस पैसेज में, उसका मतलब क्या है, ठीक है। इस तरह से ये चीज़ें यूज़ होगी। वर्ड एक बार लिखते जाइएगा अगर आपको याद नहीं रहते हैं तो, बाकी पीडीएफ जो है वो आपको बाद में मिल ही जाएगी। लास्ट जो हमें 60 के अराउंड जो किए थे वो सभी पीडीएफ आपको पहले अवेलेबल करवा दी थी। इसके अलावा एक वर्ड है कंसेंट। देखिए कंसेंट क्या होता है, कंसेंट का मतलब होता है किसी की मर्जी के साथ में, ठीक है। अगर आप कोई कार्य ऐसा करते हैं जो किसी की मर्जी के खिलाफ है तो उस सेंटेंस को इस तरह से रेफर किया जाएगा कि तुमने ऐसा काम किया विदाउट माई कंसेंट, यानी मेरी मर्जी के बगैर, मेरी परमिशन के बगैर, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कंसेंट, ये आप वर्ड याद रखिएगा। इसके अलावा एक वर्ड है फास्टिडियस। देखिए फास्टिडियस क्या है, ये एक क्वालिटी है, किसी पर्सन की क्वालिटी बताई गई है। फास्टिडियस वो पर्सन होता है वो जिसकी क्वालिटी इस प्रकार की हो कि उसको मनाना मतलब बहुत ही मुश्किल हो जाता है, कठिन हो जाता है। मतलब उसको हर चीज़ क्या चाहिए कि वो जैसा चाहता है उसको परफेक्ट मिले। अब हर चीज़ परफेक्ट होने से रही तो उस तरह के व्यक्ति को कहा जाता है फास्टिडियस, यानी जिसको मनाना बहुत ही मुश्किल हो, हर चीज़ में वो जो है परफेक्शन मांगता हो और अपने हिसाब से उस चीज़ को देखता हो। और इसके अलावा एक वर्ड चूज़ी होता है। चूज़ी का मतलब जो चूज़ वर्ड से बना है, सिलेक्ट करने से, तो बहुत ही कह सकते हैं कि अपनी क्वालिटी में सिलेक्टिव हो, यानी उनको जैसे मान लीजिए कोई चीज़ खरीदने जाते हैं, ठीक है, तो उनको कभी कलर पसंद नहीं आते तो बहुत ही वो सोचने के बाद डिसाइड कर पाते हैं, तो उस चीज़ को कह सकते हैं कि वो बंदा जो है बहुत ही फास्टिडियस क्वालिटी का है, ठीक है। सिलेक्टिव, चूज़ी या फास्टिडियस, ये सिनोनियम अगर आपको देखने को मिले तब भी आप इसको टिक करके आ सकते हैं। चलिए आगे, ठीक है। एक बार और, फास्टिडियस जो वर्ड है इसको आप मनाने वाली जगह पे ही ये जो मैंने डेफिनेशन लिखी है इसी से रेफर करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। फास्टिडियस और चूज़ी हमेशा सेम नहीं होंगे। चूज़ी सिर्फ एक सिलेक्टिव की बात करें कि किसी ऑब्जेक्ट को अगर अपने सिलेक्ट करना है तो उन चीज़ में वो बहुत ही ज़्यादा सिलेक्टिव क्वालिटी का होगा, बहुत ही मतलब कन्फ्यूज़न वाली सिचुएशन में होगा। लेकिन फास्टिडियस सिर्फ मतलब कहने का मतलब मेनली जो है उसी चीज़ को रेफर करेगा कि उसको मनाना बहुत मुश्किल है, हर चीज़ में मतलब वो कुछ ना कुछ कमी निकाल देता है। चलिए आगे, इसके बाद एक वर्ड है एफेमिनेट। देखिए हमने एक वर्ड पहले भी किया था जब मैंने आपको बताया कि फेमिन जो आपको रूट देखने को मिलेगी वो किसको, फीमेल को रेफर करेगा, है ना। तो एफेमिनेट वर्ड वहीं से बना है। एफेमिनेट का मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति जिसकी क्वालिटी फीमेल के जैसी हो, जिसके लुक्स फीमेल के जैसे हो, या कहें कि जिसका बिहेवियर फीमेल के जैसा हो, तो उसे हम रेफर कर सकते हैं एज एफेमिनेट, ठीक है। समवन विद वुमनिश लुक्स या फिर क्वालिटीज़ या फिर बिहेवियर। तो यहाँ पे ये मैगजीन जो वोग मैगजीन होती है उसके ऊपर भी अभी आपने पीछे भी जिक्र किया था, तो वही चीज़ है। तो समवन हुज लुक्स आर लाइक वुमन या फिर वुमनिश लुक्स है, या फिर ये जो आप क्या नाम है इनका, BTS वाले या जो आप देखते रहते हो, ठीक है। चलिए आगे, इसके अलावा डोरमिटोरी वर्ड होता है, एक वर्ड है डोरमिटरी। ए प्लेस इन एन इंस्टीट्यूशन और हॉस्टल विद बेड्स फॉर स्लीप। आपने देखा होगा जो आपके हॉस्टल्स वगैरह या जो भी इंस्टीट्यूशंस या कोई भी चर्च होते हैं या कोई भी और चीज़ें होती है, वहाँ पे जो सोने के लिए स्पेशली जगह बनाई जाती है जहाँ पर एक बड़ा सा हॉल होता है या रूम होते हैं, वहाँ पे बेड लगे होते हैं सोने के लिए, तो उस चीज़ को, उस जगह को क्या कहते हैं, डोरमिटरी कहते हैं। और ये जो आप सीन देख रहे हैं ये आपको याद होना चाहिए, कौन सी मूवी थी ये, तारे ज़मीन पर वाली में, ये जब ईशान को छोड़ के जाते हैं तो ये जो जगह थी ये डोरमिटरी है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ए प्लेस इन इंस्टीट्यूशन और हॉस्टल फॉर बेड्स, सोने के लिए जो जगह बनी होती है उसे डॉर्मिटरी कहते हैं। आगे देखिए, इसके अलावा एक वर्ड है क्लोक रूम। क्लोक रूम क्या होता है, ये CLOC के क्लोक वो वाला नहीं है जो आपके घर पे घड़ियाँ लगी होती है, वो नहीं है, ये क्लोक रूम है। क्लोक रूम किस चीज़ को रेफर करता है, एक ऐसी जगह जहाँ पे व्यक्ति जो है अपना सामान रख सकता है, सामान बोले तो लगेज, अगर वो कहीं ट्रैवल कर रहा है या कहीं पे विजिट कर रहे हैं तो उस जो जगह होती है, वो जो जगह होती है उसे कहते हैं क्लोक रूम। ए प्लेस एट रेलवे स्टेशन, आपके जो रेलवे स्टेशन होते हैं हमारे यहाँ, वहाँ पर भी जो आपको क्लोक रूम देखने को मिल जाता है, वहाँ पे हम अपना जो है सामान छोड़ सकते हैं, अमानती सामान घर होता है ना जैसे लिखा होता है, तो वो चीज़ है क्लोक रूम। या फिर जो इंस्टीट्यूशंस, हॉस्टल्स या कॉलेजेस होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ होते हैं, उनमें जो स्टूडेंट्स या जो भी स्टाफ है उनके लिए इस तरह की जो है एक जगह पे उनको लॉकर वगैरह जो प्रोवाइड किए जाते हैं, तो उस जगह को भी क्लोक रूम से हम रेफ़र कर सकते हैं, जहाँ पे व्यक्ति अपना सामान रख सकता है संभाल कर, ठीक है। चलिए आगे, इसके अलावा वर्ड है ब्लास्फेमी। देखिए ब्लास्फेमी वर्ड जो है किस चीज़ को रेफर करता है, ब्लास्फेमी का मतलब होता है किसी रिलीजन के बारे में, किसी गॉड के बारे में, किसी धर्म के भगवान के बारे में, ठीक है, या किसी कह सकते हैं रिलीजियस जो भी चीज़ें हैं उनके बारे में गलत चीज़ें बोलना, उनको उनका नाम लेकर लोगों को भड़काना, ये सभी चीज़ें जो है ब्लास्फेमी कहलाती है। अगर आप थोड़े एक्टिव हैं दुनिया के बारे में, अब दुनिया छोड़िए देश के बारे में एक्टिव है, तो अभी आपको याद होगा यति नरसिंहानंद नाम से ये जो है
व्यक्ति, इनको जो है अरेस्ट किया गया था और बेल भी मिल गई है हालांकि, और बेल मिलने के बाद इन्होंने फिर से वही काम किया जिस वजह से ये जेल गए थे। तो काम इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने हिंदू धर्म के नाम पर दूसरे धर्मों को नीचा दिखाना, दूसरे धर्म, ठीक है, तो ये सब मतलब लोगों को इन्होंने भड़काया कि इस तरह से हम हिंदू राष्ट्र या इस तरह की चीज़ें जो आपको देखना पता होगा कि अभी इंडिया में बहुत ही मतलब इस तरह की सिचुएशन चल रही है, हर जगह पर हिंदू मुस्लिम और अलग अलग धर्म के नाम पर, कास्ट के नाम पर लोगों को बहुत ही मतलब गलत सिस्टम चल रहा है। तो बहुत ही बुरा लगता है ये सभी चीज़ें देखकर, रुकना चाहिए इनको और ऐसे व्यक्ति को जो है अंदर कर देना चाहिए, ठीक है। तो वही चीज़ है, आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं अगर पढ़ना चाहिए तो। ब्लास्फेमी हमारा वर्ड था, इसका मतलब था कि किसी सेइंग ऑफेंसिव थिंग्स अबाउट गॉड और रिलीजन, भगवान या धर्म के बारे में गलत बातें बोलना, ठीक है, विरोध करना उनका या उनको नीचा दिखाना या हिंसा के लिए भड़काना लोगों को, ब्लास्फेमी कहलाता है, ऑफेंसिव आइडियाज़, ठीक है। और इसके अलावा धर्म के अलावा भी और चीज़ों में भी ब्लास्फेमी हम इसको वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई कार्य को गलत बताया जा रहा है, यानी उसके जो ओरिजिनल फैक्ट है उसको चीज़ को छुपाकर गलत चीज़ें बता रही है, तो वो भी ब्लास्फेमी कहलाएगा, ठीक है। तो वही सब चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है। चलिए आगे। इसके अलावा वर्ड है बकेट। ये वो बकेट नहीं है, एक तो ये होता है बकेट जो घर पे बाल्टी वगैरह होती है पानी पुनी या कुछ भी चीज़ों के कैरी करने के लिए, और एक होता है ये बकेट। इसका मतलब होता है, हिंदी में हम कहते हैं गुलदस्ता, जो फूलों का एक गुच्छा होता है, पुष्प गुच्छ होता है, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, बकेट, यानी फूलों का एक बास्केट। चलिए आगे। इसके अलावा वर्ड है आर्बिट्रेटर। देखिए आर्बिट्रेटर क्या होता है, आर्बिट्रेटर उस व्यक्ति या उस मतलब चीज़ को रेफ़र करता है जो कि किन्हीं दो पक्षों के बीच में उनके जो इश्यूज चल रहे हैं उसको रिजोल्व करने के लिए जब कोई व्यक्ति होता है तो उस चीज़ को आर्बिट्रेटर कहा जाता है, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं मेरे ख्याल से मध्य, चलो जो भी है, मतलब कहने का कि दो पार्टीज़ हैं उनके बीच में कोई अगर इशू चल रहा है तो उसको रिजोल्व कराने के लिए जो तीसरा बंदा होता है वो कहलाता है आर्बिट्रेटर। तो अभी करंट अफेयर की अगर हम बात करें तो रशिया, कहाँ है, करंट अफेयर की बात करें तो अभी आपने देखा होगा कि जैसे इजराइल की बात हुई थी, तो इजराइल के बारे में ये न्यूज़ हमने आर्टिकल बहुत सारे हमने पढ़े कि ये रशिया और यूक्रेन के बीच में जो है इनका कन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसको कम करने के लिए, उसको रोकने के लिए, इन दोनों के बीच में सामंजस्य बिठाने के लिए काम करेगा। इसके अलावा अब इजराइल के बाद अब इंडिया की भी बात हुई थी बहुत बार कि इंडिया जो है इनके बीच में के जो आर्बिट्रेटर बन सकता है इनके बीच का, ठीक है, जो भी कन्फ्लिक्ट है उसको रोक सकता है। तो वही चीज़ है, इसे कहते हैं आर्बिट्रेटर। इसके अलावा आपने बचपन में कहानी पढ़ी होगी, दो बिल्लियाँ होती हैं और उनको वो रोटी मिलती है या ब्रेड मिलता है उसके, तो वो लड़ाई करने लग जाती है, एक बंदर आता है बीच में तीसरा और वो क्या करता है उन दोनों की प्रॉब्लम को रिजोल्व करता है। हालांकि वो कहानी में रिजोल्व नहीं करता है, वो थोड़ा थोड़ा करते करते सारा उनको काट लेता है दोनों को। तो आर्बिट्रेटर मतलब एक ऐसा तीसरा व्यक्ति जो किन्हीं दो के बीच में, व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, उनके सामंजस्य बिठाने के लिए जो है काम करता हो, तो दैट इज़ नोन एज आर्बिट्रेटर। वर्ड याद रखिएगा, वर्ड्स अभी वही कराऊंगा जो आपके काम आने वाले हैं। इसके अलावा इडियम है होल्ड योर हॉर्सेज। कुछ इडियम और फ्रेजेस इंग्लिश में ऐसे हैं जिनका हिंदी में एज इट इज़ मीनिंग हमें देखने को मिल सकता है। एज इट इज़ मतलब मोस्टली मतलब सिमिलर मीनिंग में हमें देखने को मिल सकता है। तो हिंदी में अगर आपने वर्ड होगा, अपने घर पे भी हमने बोलते हैं कि क्या, अपने घोड़े पर लगाम लगाओ, है ना, या फिर, तो इस इडियम का मतलब क्या होता है, वेट करना या रुक जाओ, मतलब थम जाना एक बार के लिए क्योंकि अभी हम रेडी नहीं है। होल्ड योर हॉर्सेज का मतलब वेट करो, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ये इलस्ट्रेशन दिया है कि होल्ड योर हॉर्सेज, ये घोड़े को रोक रहे हैं, घोड़े को क्या कह रहे हैं कि अभी हमारा टाइम नहीं हुआ है, अभी हमें नहीं जाना है, वी आर नॉट रेडी टू लीव येट। तो होल्ड योर हॉर्सेज मतलब वेट करो, ज़्यादा जल्दबाजी मत करो। चलिए आगे, यानी अपने घोड़े पर लगाम लगाना, ठीक है। इसके अलावा एक है वाइट लाई। लाई आपको पता है झूठ, और वाइट लाई मतलब हिंदी में बोलते हैं ना सफ़ेद झूठ, वैसी चीज़ ही है। तो एक ऐसा झूठ जो बोला गया हो, किस लिए बोला गया हो, ताकि यहाँ पे मैं इमेज के माध्यम से आपको समझाता हूँ, ये मैंने इसीलिए लिया है। ये पिता है और ये अपने पुत्र को कहते हैं कि चलो बेटा पार्क घूम कर आते हैं, ठीक है, लेकिन इनको पार्क नहीं ले जाना था अपने पुत्र को, ये ले जाना चाहते थे डेंटिस्ट के पास। अगर ये सीधा बता देते कि बेटा चलो डेंटिस्ट के पास चलते हैं, वो तुम्हारे दांत को देखेंगे, क्या इशू है, तुम्हारा इलाज करेंगे, तो वो बेटा डर सकता था, ठीक है। तो इस तरह का जो झूठ है, ठीक है, पार्क के नाम पर इसको डेंटिस्ट के पास ले गई और ये चौंक गया, लेकिन चौंकने से क्या हुआ, कोई ज़्यादा बड़ा नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि अगर हम सीधा ही बता देते हो सकता है वो वहीं पे रोने लग जाता, जिद करता कि मैं नहीं जाऊँगा। तो दैट इज़ नोन एज अ वाइट लाई, एक सफ़ेद झूठ, एक ऐसा झूठ जो बोला गया हो ताकि सामने वाली की कोई फीलिंग को हर्ट ना हो, यानी कोई नुकसान ना हो। तो ए लाई दैट इज़ नॉट वेरी हार्मफुल, जो ज़्यादा नुकसानदायक ना हो, और स्पेशली वन दैट यू टेल बिकॉज द ट्रथ वुड, क्योंकि अगर आप सच बोल देते तो वो उसको थोड़ा हर्ट कर सकता था, इसलिए बोला गया हो, तो उस चीज़ को कहते हैं अ वाइट लाई, ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा वर्ड है इडियम है एप्पल ऑफ समवंस आइज़। एप्पल ऑफ समवंस का आइज़ का मतलब है हिंदी में हम आप पढ़ते हैं ना कि मेरी आंखों का तारा या इसकी आंखों का तारा, यानी ऐसा व्यक्ति जो दूसरे, एक व्यक्ति मतलब एक पर्सन जो दूसरे को बहुत ही प्यारा हो,
यानी वो उसको प्यार करता हो, चाहता हो, जैसे बच्चे माता पिता अपने बच्चों को चाहते हैं तो कि ये मेरा आंखों का तारा है, ये मम्मी का आंखों का तारा है, ये पापा की परी है, इस तरह की चीज़ को कहते हैं एप्पल ऑफ समवंस आइज़। ठीक है, यहाँ पे एप्पल है लेकिन हम हिंदी में पढ़ते हैं तो आंखों का तारा आ जाता है। तो इस इमेज से इसका कोई मतलब नहीं है कहीं आप एप्पल ऑफ समवंस आइज़ लेकर और सोचने लग जाओ कि क्या मतलब हो सकता है एप्पल ऑफ समवंस आइज़ का। इसका मतलब है आंखों का तारा जो कि किसी को बहुत ही प्रिय हो, डियर हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिखा रहा है बच्चा है, ये मम्मी है इसकी, तो एक दूसरे को प्यार करते हैं। ठीक है, चलिए आगे। इसके अलावा क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, यानी अब दूध डुल चुका है तो उसके ऊपर रोने का क्या मतलब है, अब हम उसे पी तो सकते नहीं ना। ठीक है, तो वही बात है किसी ऐसी चीज़ के ऊपर कोसना या रोना, ठीक है, या दुख व्यक्त करना जिसे अब बदला नहीं जा सकता, जो कि वर्ड आपने शायद हमने नहीं पढ़ाई अभी, इररिपेरेबल, ऐसी चीज़ जिसे अब बदला नहीं जा सकता, है ना। तो हिंदी में हम पढ़ते हैं चिड़िया चुग गई खेत वाला होता है ना, यार क्या करते हैं, अब पछतावे क्या होता जब चिड़िया चुग गई खेत। हाँ ठीक है, तो वही चीज़ है, लगभग वही मीनिंग है कि क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क का मतलब है ऐसी चीज़ के ऊपर दुख व्यक्त करना या रोना, पछताना जिसे अब बदला नहीं जा सकता। इररिपेरेबल, ये वर्ड भी आप याद रखिएगा जो मैंने अभी लिखा था। ठीक है, डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क का मतलब डोंट बी अपसेट, वरीड और अनहैप्पी अबाउट समथिंग दैट कैन नॉट बी चेंज्ड। ठीक है, ये बता दिया। और एग्जाम्पल यहाँ पे लिया हुआ है कि भैया केक बना रहा था बर्थडे पर लेकिन वो जल गया था, तो अब उसके रोने का क्या मतलब है, या तो नया केक बनाओ या फिर अब कुकीज़ से काम सारो, बिस्किट खिला के काम सारो। ठीक है, वही चीज़ है। और ये बिल्ली और दूध वाला बस ऐसे ही है, एग्जाम्पल मतलब ऐसे थोड़ा समझ आ जाता है। ठीक है, तो एक और होगा ये, कोस्ट एन आर्म एंड ए लेग, कोई ऐसी चीज़ जिसके लिए हमें एक अपना पैर और एक हाथ देना पड़ जाए, तो वो चीज़ हमारे लिए कहने का मतलब बहुत ही ज़्यादा बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़े। ठीक है, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा कार्य जिसके लिए हमें बहुत ही बड़ी कीमत चुकानी पड़े, तो उस चीज़ को हम किस इडियम से रेफर कर सकते हैं कि कोस्ट एन आर्म एंड अ लेग। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, टू कोस्ट एन आर्म एंड लेग का समथिंग दैट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, यानी जो कि बहुत महंगी है, जिसके लिए हमें कीमत चुकानी पड़े बहुत ही ज़्यादा। तो इन दिनों जो फ्यूल की कीमत है वो कोस्ट एंड आर्म लेग, यानी ये ईडियम का यूज़ करके फ्यूल के ऊपर कह रहा है कि भैया फ्यूल आजकल बहुत महंगा हुआ पड़ा है और ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, यानी एक्सपेंसिव को मैंसन रेफ़र करेगा कोस्ट एंड आर्म एंड अ लेग। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज़ अगर आपने पता हो आपको, तो ये जो इमेज दिख रही है ये है अफ़गानिस्तान की। वहाँ पर अभी जो भी सिचुएशन चल रही है बहुत ही ख़राब है, हमारे आस पड़ोस में हर जगह देश के अंदर हमारे भी बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है सिचुएशन। लेकिन अभी अफ़गानिस्तान की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर द टेलीग्राफ का एक आर्टिकल आया था कि जो अफ़गान के पीपल हैं, इतनी भुखमरी हो रही है, इतनी वहाँ पे लोगों के पास पैसा नहीं है, नौकरी नहीं है, काम नहीं है, अन्न नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब कहने का मतलब बहुत ही ज़्यादा सिचुएशन ख़राब है। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया कि अपनी अपनी किडनियाँ बेच दी। इतना मतलब वहाँ की सिचुएशन ख़राब है, लोगों को अपनी किडनियाँ बेचनी पड़ रही है, किसके लिए, 2 टाइम की रोटी लेने के लिए। तो वही है, तो इस चीज़ को भी हम रेफर कर सकते हैं कि अफ़गान्स आर, जो भी है मतलब इंग्लिश में आप लिख लीजिएगा। ठीक है, तो इट कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, इसका मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हो रही है ये चीज़। ठीक है, चलिए आगे। तो यही था आज का, ये सभी जो भी अपने वर्ड पढ़े हैं या फिर हमने इडियम और फ्रेज़ पढ़े हैं, इन सभी को आप एक बार के लिए दोहरा लीजिएगा। दोहराने का मतलब प्लीज़ इसको नोट कर लीजिए क्योंकि ये वर्ड आपके बहुत काम आने वाले हैं। और लैंग्वेज टेस्ट आपका चाहे क्या कहते हैं सेक्शन 1 वाला हो लैंग्वेज टेस्ट, उसके अंदर चाहे आपका सेक्शन 3 जनरल जो जनरल टेस्ट है उसके अंदर लैंग्वेज मिलेगा, दोनों के अंदर आपको ये सभी चीज़ें बहुत काम आएंगी। और अगर आप इस तरीके से इस वर्ड को पढ़ लेंगे तो आपको कंप्रेंशन के अंदर भी अलग से मतलब समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा अगर सीधे क्वेश्चन आते हैं सिनोनियम एंटोनियम वन वर्ड के, उसके अंदर भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, और प्रैक्टिस करते रहिए। और मैं भी अब जो है आपको क्विज़ेस भेजता रहूँगा। क्विज़ेस कहाँ भेजूँगा, वही आपके ग्रुप के अंदर भेजूँगा, चैनल पर नहीं भेजूँगा। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है इसको ख़त्म करते हैं आज यहाँ पे। वाइस ऐप को ज्वाइन कर लीजिएगा। बीकॉम वाले जो भी इस चीज़ को देख रहे हो अभी, तो बीकॉम वालों आपका जो पहला टेस्ट होगा वो एप्लीकेशन आने के अगले दिन स्टार्ट हो जाएगा। अगर आज एप्लीकेशन आ जाती है तो कल आपका जो है बीकॉम के स्पेसिफिक जो डोमेन सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड जो है टेस्ट आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा संडे टू संडे जो हमारे टेस्ट हो रहे हैं उसको प्लीज़ ज्वाइन करिए। टेलीग्राम पर आइए, टेलीग्राम पर आपको वाइस ऐप की लिंक मिलेगी और उस लिंक को ज्वाइन करके आप वाइस ऐप को ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट जो टेस्ट सीरीज़ चल रही है हमारी वो आप ज्वाइन कर सकते हैं और आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।